हूँ। एक तो ये है कि भारत के अंदर लीगल रिफॉर्म्स की काफी जरूरत है। ये आज की बात नहीं है। हम यदि पुराने जमाने से देखें तो हम शुरुआत करते हैं ग्राम न्यायालय की, जो बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि का कहें तो वो न्याय पंचायत से होती है। ये इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ कई सालों से, सदियों से शायद चला आ रहा है कि जहाँ पंचायती राज आज बना है, मगर पहले गांव में पंचायतें बैठ के फैसला करती थी जब कोई कोर्ट कचहरी का दरवाजा भी नहीं जानता था। इस संदर्भ में ये हमारी जो देसी व्यवस्था थी न्याय पंचायत की, उसका ही एक नया स्वरूप कह सकते हैं कि जो हमारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है, जिसमें काफी चीजें पुरानी न्याय व्यवस्था से ली गई है। उस समय न्याय पंचायत जब जिसको कहें कि जब उनका खत्म किया गया, और उस समय डिस्ट्रिक्ट और तालुक छोड़ के गांव के लोगों के पास कोई रूरल जो रिजोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, क्या हो गया, तो उसके लिए कोई जगह नहीं थी। हम बात कर रहे हैं आजादी के बाद की बात। 1947 में हम आजाद हुए, और उस समय हमारी जो भारत की जो न्याय की परिस्थिति थी और संविधान हमें लिया, वो पूरा का पूरा हमने ज्यादातर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो काम किया है, उनके कई कायदे जो पास हुए हैं, उसको हम लोग आज भी लेके चल रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1872 का है। 1891 कम का है इंडियन पुलिस एक्ट है। तो ऐसे कई धाराएं हैं जिसको हम आज भी लेके चल रहे हैं, मगर हम अभी बात जो है ग्राम न्यायालय की, तो उसी पे फोकस करके करेंगे। 1955 में भारत में पहला लॉ कमीशन बना, और उस दिन क्योंकि पेंडेंसी थी, उसको लेके उन्होंने चिंता जाहिर की थी। और उस समय जो केस पेंडिंग थे वो करीब करीब 1956 की बात है, जो 22 लाख मामले पंडित लंबित थे। आज 22 लाख से हम चल के जब आज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 4,59,00,000, क्या कह सकते हैं, 4,60,00,000 तक पेंडेंसी पहुंच गई है। उतने सारे मामले लंबित हैं। इस संदर्भ के अंदर हम जब देखते हैं तो ग्राम न्यायालय अधिनियम की क्या महत्वता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारी जो लीगल सिस्टम है, आजादी से बात, ये 72 साल तक जितने भी केसेस हुए, सब कुछ हुआ, उसमें हम देखने जाएं तो ग्रामीण की जो अवस्था है न्याय पाने की, वो बहुत लचर रही है। और इसको ध्यान में रखते हुए भारत की पार्लियामेंट ने एक्सेस टू जस्टिस, जो न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेके काफी डिबेट हुआ पार्लियामेंट के अंदर। डिबेट में बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, और उसके अंदर ऐसा दिखाया गया कि पूरा भारत के जितने भी सांसद हमारे हैं, उन लोग का दिल जो है वो ग्रामीणों के लिए धड़कता है। पार्लियामेंट में डिबेट के बाद ये कानून पास हुआ, जिसका नाम दिया गया ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। इसको 2 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया, और उसमें 2 अक्टूबर से जुड़ने का मतलब सीधा था कि उसको गांधी जयंती के साथ देखना है। गांधी जयंती क्योंकि गांधी को गांव बहुत प्यारे थे, तो गांधी के गांव के साथ जोड़ने के लिए इस कानून को भी 2 अक्टूबर के साथ लागू किया गया। अब सवाल आता है कि इसमें आगे क्या क्या प्रावधान है, क्या है, और गांव के लोगों को इससे क्या लाभ होगा। हम जब 2008 में ये पार्लियामेंट ने जब ये पास किया, तब ये भी बताया गया कि पूरे भारत के अंदर अगले कुछ वर्षों में 5,000 ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाए। उसके लिए उन्होंने जो है एक अपना जो जिसको कहें कि फंडिंग के बारे में बातचीत हुई, वो सब हम आगे थोड़े डिस्कस करेंगे कि उसमें किस प्रकार फंडिंग की क्या पोजीशन है। मगर जहां तक कानून लागू करने की बात है, उसके अंदर केरला छोड़ के करीब करीब पूरे भारत के सभी राज्य फिसड्डी साबित हुए। हम लोग ने जब देखा इसको कि ग्राम न्यायालय के बारे में, जब इसको पेंडेंसी के ऊपर जब हम लोग खोज रहे थे, तब पता चला कि ये ग्राम न्यायालय एक्ट भी है कि जो कागजों में गुम है। जिनके लिए कानून बना है उनको उनकी जानकारी नहीं है, गांव के लोगों को उसके पता नहीं है, कहाँ कहाँ क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, क्या हुआ, उसको लेके कई आरटीआई फाइल की गई। आरटीआई में जवाब मिला, उससे पता चला कि केरला छोड़ के भारत के सभी राज्यों में खाली ग्राम न्यायालय कागजों पे है। पैसे आते हैं, करोड़ों रुपया आते हैं, अलॉटमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट में पैसे आते हैं, मगर ग्राम न्यायालय का कहीं दर्शन नहीं है। एक तरफ इस तरफ की बात हो रही है, और दूसरी तरफ फील्ड सर्वे में जो हम लोग ने पाया, मैं उसके बारे में यदि थोड़ी बात करूं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बरगढ़ उड़ीसा का है, जहां पर एनएसी है, नोटिफाइड एरिया काउंसिल,
जो शहर से लगा हुआ जो हिस्सा ग्रामीण का है, वहां पर ग्राम न्यायालय को खोल दिया गया और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें लगाई गई जिससे ग्राम न्यायालय को कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की भी जब भी मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी पैसे तो काफी लिए, मगर ग्राम न्यायालय कुछ कुछ है, मगर कागजों में ही है जिसमें खास कार्रवाई नहीं हो रही है। और आगे और भी आरटीआई फाइल की, उसके अंदर में भी हम लोग खास करके छत्तीसगढ़ को और ये आपके उत्तर प्रदेश को, ये दोनों के अंदर फोकस रहा। छत्तीसगढ़ के अंदर हम लोग ने 2017 में जो जानकारियां मिली उसको प्रकार लेके एक मेमोरेंडम बनाया गया जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कानून केंद्र ने बनाया है तो आप केंद्र सरकार से बात कीजिए, आप यूनियन लॉ मिनिस्टर से बोलिए। उस टाइम में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार। रविशंकर प्रसाद जी से पर्सनली मिले, उनको मेमोरेंडम दिया और बताया कि आपको मुख्यमंत्री जो आप ही की पार्टी का है उसी ने, रमन सिंह ने आपके पास भेजा है, कहा कि आप इसमें कुछ करेंगे, ये उनके हाथ की बात नहीं है। उन्होंने कहा ये स्टेट सब्जेक्ट है, हमारा अकेले का नहीं है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें स्टेट पैसा देती है, स्टेट को भी अपना कुछ पैसा लगाना है और पालन उनको हाईकोर्ट के साथ मिलकर करना है। मगर केंद्र सरकार ने भी पल्ला झाड़ा, राज्य सरकार ने भी पल्ला झाड़ा। हम लोग ने 350 किलोमीटर लंबी एक यात्रा, जो दिनेश सोनी जी हैं, सरगुजा सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष, उनकी पूरी प्लानिंग रही, सब कुछ रहा। छत्तीसगढ़ के जो रूट पे जितनी भी सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस आती थी सबने उसमें सहयोग किया और 350 किलोमीटर की यात्रा जब रायपुर पहुंची और रायपुर शहर में भी एक काफी लंबी रैली निकली और सरकार को फिर से मेमोरेंडम दिया गया जिसमें यह भी कहा कि आपने हमको दिल्ली भेजा, दिल्ली वाले वापस आपको पास भेजते हैं, अब हम कहाँ जाएं वो आप बताइए। एनीवे उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जब नहीं आया तो फिर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया कि इसके अंदर अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करें और प्रशांत भूषण जी से रिक्वेस्ट किए कि आप इसको प्रो बोनो लीजिए। प्रशांत भूषण जी ने भी एग्री किया और ये प्रो बोनो एडवोकेट के हिसाब से हमारी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर जो नोटिस दिए सभी राज्यों को, पूरे राज्य पार्टी है, भारत के सभी राज्य और यूनियन कैबिनेट सभी को पार्टी बनाया गया है। पहली तारीख जब पड़ी उसमें कई राज्यों ने तो स्पष्ट कहा कि हमें ग्राम न्यायालय को लागू नहीं करना है, हमारे पास पर्याप्त न्याय की व्यवस्था है। जब पर्याप्त न्याय की व्यवस्था है तो गांव के लोगों को आप शहर तक क्यों दौड़ाते हो और एक कानून बनाया क्यों? जब पार्लियामेंट में आपने कानून बनाया है उसका लागू क्यों नहीं करते हैं? और ग्रामीणों के लिए जो इसके अंदर में जो स्पेशल प्रावधान है वो दूसरी कोर्ट में नहीं है। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे। मगर इस बैकग्राउंड के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग गए और जो नोटिस हुई, पार्टियां आई, पार्टी मतलब सरकार, राज्य सरकार सब, और उन्होंने जब ये इस प्रकार की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत कड़े से लिया और उनको वार्निंग दिया कि अगली तारीख में आप नोटिफिकेशन लेके आइए कि ग्राम न्यायालय हम स्थापित कर रहे हैं और इस पे तात्कालिक प्रभाव से काम कीजिए। अगली तारीख में जब 3 महीने के उसमें पड़ी तो 6 राज्य छोड़ के बाकी सभी राज्यों ने अपना नोटिफिकेशन निकाल लिया था जिसकी उन लोग ने कॉपी सबमिट की। 6 राज्यों ने जो नहीं निकाला था उसमें 2 राज्य, खास करके मैं बंगाल की बात करता हूँ, उन्होंने कहा कि हमें ये कानून लागू नहीं करना है, भले आप जो आपको मर्जी करिए। इस प्रकार का एक नेगेटिव टोन था। और बाकी भी सब स्टेट ने कहा कि हम लोग देख रहे हैं, हमारे ऑल्टरनेटिव व्यवस्था है, जिसमें बिहार भी था जिसने कहा कि हमारे पास में ग्रामीण न्याय व्यवस्था के लिए हमने कुछ बंदोबस्त किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बात नहीं मानी और फिर 30 दिन का समय देने जा रहे थे, उन लोग ने थोड़ा ज्यादा समय मांगा, 60 दिन का दिया। जहां तक मेरा नॉलेज है 60 दिन ही है। उसमें भी फिर 6 राज्य जो नहीं आए उनको 1-1 लाख की पेनल्टी की गई। ये दर्शा रहा है कि भारत की जो सरकार है वो कानून बनाती है, पार्लियामेंट पास करती है, राज्य सरकार उसके अंदर में सहमति देती है और फिर जब पालन करने की बात आती है तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपना असली रंग दिखाती है। इससे हमारी ग्रामीण जनता को कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक अलग इश्यू है जिसपे हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। अब ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ होगी और कैसे होगी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र में जहाँ पे सुविधा हो आने जाने की सबको, ऑल वेदर रोड, जैसे बारिश हो गई, फ्लड हो गया या बहुत कुछ कम्युनिकेशन नहीं है,
जाएंगे कैसे, तो गांव के लोग मिल के तय करेंगे सभी ग्राम पंचायत के अंदर कि हमारी ग्राम न्यायालय कहाँ पे बैठेगी। तो गांव से सहमति लेकर जो सरकार को ग्राम न्यायालय की जगह तय करनी है। ग्राम न्यायालय तय हो गया, उसके लिए पैसे चाहिए, तो भारत सरकार उसके लिए जो पैसे दे रही है, इसका एस्टिमेट बना था 2008 में। उसमें 10 लाख रुपया भवन के लिए, 5 लाख रुपया गाड़ी और 3 लाख रुपया फर्नीचर, जिसमें कंप्यूटर भी आ गया, उनका कोर्ट रूम बनाना है वो भी आ गया, और जहां विटनेस बॉक्स बनाना है, ये सब चीजें उसमें शामिल है। अब कई राज्यों ने कोर्ट में ये कहा कि ये 18 लाख रुपया हमें पर्याप्त नहीं है, ये पैसे बढ़ने चाहिए, और केंद्र सरकार कह रही है कि बाकी का पैसा आप लगाइए। अब मैं आज की बात कर रहा हूँ। 14 जुलाई को भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको चेयर किया था, अध्यक्षता उनकी थी। उसमें 9,000 करोड़ रुपए का एक बजट फाइनल किया गया, पैकेज जिसको कहते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का। इस 9,000 करोड़ में ग्राम न्याय के लिए सिर्फ 50 करोड़, वो भी ये 5 साल का पैकेज है, मतलब 10 करोड़ साल भर का, और वो पूरे सभी राज्यों के लिए, जो टोटली अपर्याप्त है। ये एक अलग मुहिम है जिसको हम लोग अपना ले रहे हैं, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे। अब सवाल आता है कि स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी अपना पैसा लगाना है। अब जो पैसे सैंक्शन हुए हैं 2021 में 14 जुलाई को, उसका एस्टिमेट कब का है? एस्टिमेट है 2008 का। 2008 का एस्टिमेट लेके 2021 में यदि आप भवन बनाने जाएंगे तो उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बनेगा। तो सरकार ने जब ये बजट मंजूर किया, तो 50 करोड़ की बात हम कर रहे हैं, तब उन्होंने रिवाइज्ड एस्टिमेट की बात क्यों नहीं की? किसी ने एक सवाल भी क्यों नहीं उठाया? ये एक अलग विषय हो गया है कि जब आप कैबिनेट, भारत सरकार की कैबिनेट डिस्कस करती है, ये नहीं ध्यान रखती है कि हम 2008 का एस्टिमेट लेकर 2021 में इसको काम करेंगे, यदि भवन बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा। और ये 5 साल के लिए है। यही 10 करोड़ का जो बजट पूरे भारत के लिए 2021 का, 2026 में भी वही बजट है। तो 2008 और 2026, सोचिए कितना साल निकल गए, जब कीमत जो है 4-4 गुनी बढ़ गई है। तो उसका पर्पस यह है कि भाई उतने पैसे ही मत दो कि जिसमें ग्राम न्यायालय खड़ी ना हो और ये उसमें लड़ते रहे। ये अलग एक सरकार की मंशा को उजागर कर रहा है कि उनके जो है मंशा ग्राम न्यायालय की नहीं है, ये इससे स्पष्ट होता है। तो हमारी लड़ाई और ज्यादा तेज करनी पड़ेगी। अब ग्राम न्यायालय के फंक्शन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये काम कैसे करती है। आवाज क्लियर आ रही है सब लोग? जी आवाज आ रही शिवानंद है जी? प्रवीण जी। हाँ ओके, जी, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है। या तो न्यायाधिकारी का जो सिलेक्शन करेंगे ये राज्य सरकार करेगी। जो जज जिसको कहते हैं हम लोग, वो इक्विवेलेंट टू फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होंगे। उनको कोई भी किस्म के, उनको मतलब मैं ग्रामीण लोगों की बात कर रहा हूँ, लिटिगेंट्स, जो पीड़ित पक्ष हैं, जो कोर्ट में न्याय लेने आते हैं, उन्हें कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं है। वो अपनी बात न्यायाधिकारी को सीधे सीधा कह सकते हैं। वहां कोई डेकोरम ये नहीं है कि कोई सिस्टम बनी हुई है कि आपको आना है, इस प्रकार पेश होना है, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ग्रामीण वेशभूषा में, ग्रामीण में, उसी माहौल में कोर्ट चलेगी, अपनी बात आप खुल के कह सकते हैं। दूसरी, यस सर, हेलो, लोग बीच में नॉइज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों हाँ ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा लोगों को म्यूट कर देता हूँ, थोड़ा सा एक होल्ड के लिए। अलाउ, नॉट अलाउ। ओके, अभी आप अनम्यूट कर लें सर। हाँ ठीक। अश्विन भाई आ गए? चलिए, क्योंकि अब नेक्स्ट स्पीकर वो है अश्विन कारिया जी, अभी स्क्रीन पे मैं देखता हूँ, आप अपना जारी रखिए। हाँ देखिए, क्योंकि वो मेरे को फोन किए थे कि लॉगिन में उनको दिक्कत हो रही है। मैं आगे चल रहा हूँ। हाँ जी। या अभी इसमें कोई, जैसा कहा, कोई एडवोकेट की जरूरत नहीं है, पुलिस का कोई काम नहीं है। वारंट जैसा होता है, जैसे कोर्ट में जाए, पुलिस आएगी आपके दरवाजे के वारंट लेके कि आपको आना है, वो बात भी नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, इसको यहाँ लागू नहीं होगा। इसका मतलब मारपीट हुआ है, कुछ भी हुआ है, या उसमें गवाही चाहिए, गांव के लोग ही बता देंगे कि सब ये आदमी
इसमें ऐसा हुआ, ये हुआ, और जिसके अंदर कोई, जैसे कई आईपीसी के कलम है, उसके अंदर धाराएं हैं कि जब तक एविडेंस नहीं मिलेगा वो बात आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट की टोटल जरूरत को ही खत्म कर दिया गया कि कोई किस्म का आपको बंधन नहीं है, और न्याय की जो प्रक्रिया है वो मजिस्ट्रेट के विजडम के ऊपर है, उनके न्याय मतलब उनके दिमाग के ऊपर है कि उनको जो ठीक लगेगा वो नेचुरल जस्टिस, जो पुरानी हमारी पंचायती राज व्यवस्था में था, आजादी के पहले की बात कर रहे, तो उसी व्यवस्था को यहाँ पे उसी प्रकार इसको लागू किया गया है। उसके अंदर दूसरी है, कोई तारीखें नहीं पड़ेगी, जब केस चलेगा तो ये लगातार चलना है, जब तक कोई ऐसी बंधन ना हो जाए कि जहां इनको डेट देनी पड़ जाए, तब तक ये मामला लगातार चलेगा। और कोई भी हिसाब से अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस इस मामले को 6 महीने के अंदर खत्म करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। ये इसके मेन और एक तो अच्छी जो कहेंगे ताकत है। दूसरी बात आती है कि हम जब केस को लेके चले, 6 महीना चला हमारा, या 2 महीने में चला, या 1 महीने में चला, या 4 दिन में खत्म हो गया, और उससे हम सहमत नहीं है, हम पीड़ित पक्ष में 2 पार्टी होती है, जिसके पक्ष में फैसला हुआ वो तो ठीक है, जिसके अगेंस्ट में हुआ वो क्या करें। तो उसके लिए आपको सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस हैं, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट उसमें अपील करने के प्रावधान है, और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को भी समय सीमा बांधी गई है कि 6 महीने के अंदर उनको भी अपना फैसला कंपलसरी सुनाना ही सुनाना है। मतलब कि आज यदि कोई केस हम ग्राम न्यायालय में देते हैं तो इतना पक्का है कि हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट तक भी हम गए तो 1 साल में हमारा फैसला हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कहना अभी यहाँ जरूरी समझता हूँ कि हमारे पास आज जो केस लंबित है उसमें करीब करीब मेरे ख्याल से 60 या 70% केसेस होंगे जो 3 साल से ज्यादा लंबित हैं, और यदि मेरे ख्याल से 30 या 40% केस ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा से लंबित हैं, और जो कोर्ट में गए उनको आप पूछ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होती है। वो लोग तो अपने आप को मतलब क्या श्राप देते होंगे कि मैं कैसे कौन सा पाप किया जो मैं कोर्ट चला गया। न्याय व्यवस्था के बारे में हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, मगर इसको जैसे हम कहें कि एस्टेब्लिश करने के लिए राज्य सरकार के साथ में हाईकोर्ट की सहमति जरूरी है। हाईकोर्ट जज का नाम फाइनल किया तो वो हाईकोर्ट से सहमति लेके ही होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सरकार के दिमाग में आया और कर दिया। कोर्ट की सीट को फाइनल करना जो भी करना है, तो इसमें आखिरी फैसला लेने के पहले हाईकोर्ट की सहमति कंपलसरी है। ये राज्य सरकार अकेले अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है, और ओरिजिनल प्रावधान के हिसाब से पूरा फंड सुप्रीम कोर्ट को ये केंद्र सरकार को देना था, मगर अभी इस सीएसएस में लाकर उन्होंने केंद्र और राज्य की दोनों की बात में इसको डाला है, सो दैट शायद कहीं कंट्रोवर्सी हो। ये बात को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जब आगे पेशी होगी उसमें इसको देखेंगे। अब सवाल आता है कि हम सिविल सोसाइटी लोग इस स्थिति के अंदर हम क्या करें। यदि हम एक तो पूरे एरिया की बात करें, जैसे आप बिहार है, यूपी है, आप जैसे आप मध्य प्रदेश है, सब हिंदी भाषी एरिया है, तो बिहार के लोग में भी आप बात कर सकते हैं। कम से कम मेरे ख्याल से हम लोग 3 या 4 वेबिनार वहां कर चुके हैं, और पूरा ग्रुप तैयार हो चुका है, एक्शन प्लान भी उनका बन चुका है। आज मैंने बिहार को भी एक आदमी को बोला आने के लिए, और उत्तर प्रदेश से भी नरोत्तम शर्मा जी को रिक्वेस्ट किया है कि वो आके उत्तर प्रदेश की भी हाल बताएंगे कि जिसके अंदर डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए, कैसे हुए हैं। अब एक्शन प्लान के ऊपर मैं हम थोड़ा सा ब्रीफ बोल देता हूँ कि जो हम एक्शन प्लान बनाने की बात करते हैं उसमें जितने सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं या कोई एनजीओज हैं या जो भी लोग पंचायती लेवल में काम करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लड़के जो गांव में से शहर में जाके नौकरी कर रहे हैं, उनको इनके साथ जोड़े तो क्या होगा कि एक पूरे गांव का विकास के लिए सभी लोगों की सहमति होगी और उनका भागीदारी भी होगी। तो एक 3 टायर सिस्टम हम बना सकते हैं। एक ग्रास रूट वर्कर जो गांव में रहते हो, पंचायत क्षेत्र में रहते हो, दूसरा वो है कि जो एनजीओ है कि जो डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, और तीसरी एक स्टेट लेवल की आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए जिसमें कई जिलों के लोग हों। तो क्या होगा कि जो लीफलेट पैम्पलेट बनाना ये करना वो क्वांटिटी में बना के कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। तीसरी बात आती है कि हम इसके अंदर यदि केसेस के बारे में और किस प्रकार अपील किया जाए
कौन कौन से केस लिए जाएंगे, किस प्रकार होगा, ये हम लोग सुनेंगे अश्विन भाई जी से, जो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। उनके कई स्टूडेंट्स आज हाई कोर्ट में भी जज हैं, लोअर कोर्ट में भी जज हैं, और कई अच्छे अच्छे वकील भी बने हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। तो मैं इतनी बात करके यही मेरी बात को खत्म करता हूँ, और धन्यवाद। अब सभी साथियों को आगे कोई भी प्रश्न होगा, दिमाग में कोई बात आती है, तो दैट वी विल हैंडल आफ्टर ऑल द स्पीचेस आर ओवर। थैंक यू सर, नमस्कार सबको। यस शिवानंद भाई। हाँ, आगे क्या अश्विन भाई? जी जी प्रवीण जी, बहुत अच्छा आपका डिटेल ग्राम न्यायालय एक्ट के विषय में, और आप लोगों ने अभी तक कितने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं उसके विषय में। अश्विन कारिया जी से मैं संपर्क किया, थोड़ा सा आप कॉल कर लीजिए, उनको दिक्कत हो रही है कुछ, हमें लगता है जुड़ने में, वो बता रहे हैं। तो क्या दिक्कत है, तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच में पृथ्वीपाल सर भी जुड़े हुए हैं, तो अपन पृथ्वीपाल जी को यहाँ पे। शिवानंद जी, जो दिक्कत उनको हो रही होगी ना, मोबाइल नंबर उनको डाल, जब पासपोर्ट मांगता तो मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, मोबाइल नंबर डालने से चालू हो जाएगा। हाँ, तो ये कोई दिक्कत हो रही है सर उनको? पासकोड जो है उसको उनको बोलिएगा, पासकोड वो डालेंगे। प्रवीण सर बात कर रहे हैं। चलिए, तो हम आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं। और पृथ्वीपाल सिंह ढिल्लन जी के विषय में हम आपको बता दें, आप मोगा पंजाब से हैं, और आप ऑल इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आपने पूरे वर्ल्ड में इन्हीं सब अपने जो काम को लेकर आपने ट्रैवल किया। और हम आपको बता दें कि नेस्ले में एक प्रोडक्ट आता है मैगी नूडल्स का, जो ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं, वो आप लोगों के ही उसमें हुआ है। और थोड़ा सा इस विषय में पृथ्वीपाल जी स्वयं भी बताएंगे कि वो कैसे इस चीज़ को लाए हैं, फिर बाद में बताएंगे मतलब लास्ट में। और रिटायरमेंट के बाद आपने गांव की जो व्यवस्थाएं हैं, ग्राम स्वराज का जो अवधारणा है, कैसे मिशन ग्राम सभा को कैसे मजबूत किया जाए, गांवों को कैसे मजबूत किया जाए, ग्राम पंचायतों को कैसे बेहतर फंक्शनिंग के लिए प्रेरित किया जाए, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे बढ़े, इन सब विषय पर आपने निरंतर आपने काम किया हुआ है। और आपने एक किताब भी लिखी है, बॉटम अप डेमोक्रेसी करके, और उसके बारे में भी आप स्वयं ही बताएंगे। और मिशन ग्राम सभा और ग्राम न्यायालय के विषय में भी आपने विभिन्न राज्यों में मिलकर आपने काम किया, और अभी भी काम कर ही रहे हैं। और आप उसी टीम से हैं जिसमें श्री प्रवीण भाई पटेल जी अभी आपको इसके विषय में अवगत कराए हैं। आप सोसाइटी फॉर फास्ट जस्टिस मोगा पंजाब में आप वहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। और हम ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए सीधे ढिल्लन जी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कि वो अपने विषय में थोड़ा सा मतलब इस कार्यक्रम ग्राम न्यायालय के विषय में, अपनी ग्राम सभा के कार्यों के विषय में अवगत कराएंगे। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पृथ्वीपाल जी, आपको अनम्यूट। हाँ जी, सभी को